बच्चों हम एनसीईआरटी कक्षा 9th की विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके पार्ट फर्स्ट के अंदर हम उत्तक यानी उत्तक की क्या परिभाषा होगी, पादप उत्तक और जंतु उत्तक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और किस तरीके से कोशिकाओं से मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। और उसके बाद में बच्चों हम पादप उत्तक के अंदर पहला टॉपिक है विभज्योतक उत्तक, उसका अध्ययन करेंगे। तो बच्चों इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि इससे पहले हमने पढ़ा था जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका, और इन कोशिकाओं से मिलकर ही क्या बनता है, उत्तक बनता है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट फर्स्ट। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से बिल्डिंग को बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, यानी ईंट उस बिल्डिंग के लिए क्या हो जाती है, फंडामेंटल यूनिट यानी मौलिक इकाई हो जाती है। उसी तरीके से बच्चों हमारे शरीर के लिए या प्लांट हैं उनके लिए भी क्या है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई जो होती है बच्चों वो होती है कोशिका। यानी शरीर किन से मिलकर बना होता है, इन कोशिकाओं से ही मिलकर बना होता है, चाहे वो एनिमल हो और चाहे वो प्लांट हो। इसके साथ ही बच्चों क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या के अकॉर्डिंग एक कोशिकीय जीव होते हैं और बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जो जीव होते हैं बच्चों वो उसके अंदर उनका शरीर एक ही कोशिका से बना होता है और उसके सारे कार्य जैसे श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, वो किसके द्वारा किए जाते हैं, उस एक कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। जैसे अमीबा है तो अमीबा के अंदर क्या है, उसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है और एक कोशिका से बने हुए होने के कारण उसके सारे कार्य जैसे श्वसन है, पोषण है, उत्सर्जन है, विसरण है, उस एक कोशिका के द्वारा ही किए जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि उनका शरीर लाखों कोशिकाओं से बना होता है, यानी अलग अलग कार्य करने के लिए जो कोशिकाओं का जो समूह होगा, जो संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होगा, वो बनाता है उत्तक। और उनके अंदर क्या होगा बच्चों, उन उत्तकों के समूह के द्वारा ही क्या बनता है, अंग बनते हैं और अंग से फिर क्या बनता है, अंग तंत्र। यानी पार्टिकुलर कोई कार्य करने के लिए जो कोशिकाओं का समूह है, जैसे श्वसन तंत्र के लिए रिलेटेड कोशिकाएं आ जाएंगी, इसी तरीके से पाचन तंत्र से रिलेटेड कोशिकाएं आ जाएंगी। तो वो क्या होगा, अलग अलग कोशिकाओं का समूह मिलकर क्या करता है, उत्तक का निर्माण करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके अंदर श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कार्य का विभाजन पाया जाता है। तो अगर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर हम देखें तो ह्यूमन बीइंग है और इसी के साथ प्लांट्स हैं, वो भी क्या है, बहुकोशिकीय होते हैं। तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। अगर हम मनुष्य के अंदर देखें तो मनुष्य के अंदर जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं, उन पेशीय कोशिकाओं के संकुचन और प्रसारण के कारण ही क्या होती है, गति होती है। जैसे मैं अपने हाथ को इस तरीके से मूवमेंट करवा रही हूँ तो ये किसके कारण हो रही है, पेशीय कोशिकाओं के संकुचन और प्रसार के कारण हो रही है। इसी तरीके से तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उन तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है बच्चों कि जो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे हम किसी गर्म बर्तन को टच करते हैं तो टच करते हम अपना हाथ हटा लेते हैं तो क्या होता है, उसकी संवेदनाएं हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती हैं और मस्तिष्क से फिर क्या करती हैं, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंच जाती हैं। तो तंत्रिका कोशिकाएं ये इन्फॉर्मेशन मस्तिष्क को देती हैं और मस्तिष्क हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट हैं उनको पहुंचा देता है। उसी तरीके से बच्चों रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो रक्त कोशिकाएं जो होंगी उनके द्वारा क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन है, पोषक तत्व हैं और हार्मोन हैं, इसी के साथ जैसे अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका वहन करने का कार्य करता है। इसी तरीके से जैसे मनुष्य के अंदर था वैसे ही क्या होता है, पादपों के अंदर होता है, क्योंकि पादपों का शरीर भी कैसा होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, श्रम विभाजन पाया जाता है। अगर हम देखें तो प्लांट के अंदर भी क्या होते हैं, संवहन नलियां, यानी संवहन जो उत्तक होते हैं उनसे संबंधित जो कोशिकाएं होती हैं वो भोजन और पानी को पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं उनके अंदर कार्य का विभाजन पाया जाता है। और अब हम यहाँ लैंग्वेज के रूप में देखते हैं कि इन्हें किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले आता है कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, यानी सबका शरीर किनसे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। क्योंकि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, इसीलिए इसको कहा गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ
लाइफ। उसके बाद में बच्चों हम कोशिकाओं की संख्या के अकॉर्डिंग, जैसे एक कोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय जीव हैं, उनको देखते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में आ जाएगा कि इनका शरीर किससे बना होता है, एक ही कोशिका से बना होता है और वो एक कोशिका ही सारे कार्य करती है। तो एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। एक कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, यानी कार्य का विभाजन नहीं पाया जाता कि यह कोशिका तो श्वसन का काम करेगी और दूसरी कोशिका पाचन का काम करेगी। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या पाई जाती है, एक ही कोशिका पाई जाती है, इसलिए अलग अलग कोशिकाएं तो ये कार्य कर ही नहीं सकती, क्योंकि इसका शरीर ही एक कोशिका से बना हुआ है, इसीलिए इनके अंदर क्या नहीं पाया जाता, श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट देखो बच्चों, उदाहरण के लिए जैसे अमीबा है, तो अमीबा का शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है, तो इसलिए उनके अंदर जैसे गति है, भोजन लेने की क्रिया है, गैसीय विनिमय है और उत्सर्जन क्रिया संपन्न की जाती है उस एक ही कोशिका के द्वारा। अगर बच्चों हम डायग्राम से समझें, जैसे ये हम अमीबा का डायग्राम बना रहे हैं, इस तरीके से ये हो गया। अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये जैसे कोशिका द्रव्य भरा रहता है इस तरीके से, और इसके अंदर बच्चों जो संकोचनशील रसधानी होती है वो एक ही होती है अमीबा के अंदर, और इसके ऊपर जो बटन जैसी संरचना होती है बच्चों, जैसे ये, तो ये क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और ये होता है केंद्रक, और इसी तरीके से ये होती हैं खाद्य धानी, जो क्या होती हैं, एक से अधिक होती हैं। और इस तरीके से इसके अंदर अगर हम देखें तो ये तो आ जाएगा कोशिका झिल्ली, और ये बच्चों क्या है, खाद्य धानी, और ये इसके अंदर भरा हुआ क्या है, कोशिका द्रव्य, और इसके बाद में बच्चों ये होता है केंद्रक, और ये की चीज क्या है, संकुचनशील रसधानी। अब उसके बाद में बच्चों क्या होता है, जैसे ये जो मुड़ी हुई जो संरचना है ना, ये होती है बच्चों कुटपाद। अब हमने कहा कि अमीबा का शरीर एक ही कोशिका से बना हुआ है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये इसकी जो बटन लाइक संरचना है वो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर क्या काम करते हैं, श्वसन का काम करते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर ये जो कुटपाद होते हैं, यानी इनके अंदर जो स्यूडोपोडिया होते हैं, वो क्या करते हैं, गमन का काम, यानी इनके अंदर मूवमेंट कराने का काम होता है, वो इन कुटपादों की सहायता से होता है। इसी तरीके से बच्चों ये क्या होता है, जैसे इसको क्या होता है, भोजन का एहसास होता है, तो ये उस भोजन को क्या कर लेते हैं, कुटपादों की सहायता से जकड़ लेते हैं, और खाद्य धानी के द्वारा उस भोजन का क्या कर लिया जाता है, पाचन कर लिया जाता है। उसके बाद में बच्चों इसके अंदर क्या होता है, जैसे अपशिष्ट पदार्थ भोजन का पाचन करने के बाद में रह जाता है, उस अपशिष्ट पदार्थ को ये क्या करते हैं, इस कोशिका झिल्ली के किनारे ले जाकर फट जाती है, यानी अपशिष्ट पदार्थों को त्याग देती है। इसी तरीके से बच्चों इसके अंदर संकुचनशील जो रसधानी होती हैं वो इनके अंदर क्या करती हैं, जैसे पानी है, यानी प्राशरण की जो क्रिया होती है वो इन संकुचनशील रसधानी के द्वारा ही होती है। यानी एक ही कोशिका इसके अंदर क्या कर रही है, सारे कार्य कर रही है। यानी ये कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कार्य का विभाजन नहीं पाया जाता कि अलग अलग कोशिका अलग अलग कार्य करेगी, क्योंकि ये एक ही कोशिका से बना हुआ है। नेक्स्ट देखो बच्चों, बहुकोशिकीय जीव। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनका शरीर क्या होता है, लाखों कोशिकाओं से बना होता है। उसके बाद में इनमें से अधिकतर कोशिकाएं होंगी वो कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए क्या होती हैं, सक्षम होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूह द्वारा किया जाता है। यानी कोशिकाओं का एक समूह बना दिया जाता है, जैसे श्वसन से रिलेटेड हो, पाचन से हो या उत्सर्जन से रिलेटेड हो, तो वो क्या करती हैं, पर्टिकुलर उस कार्य को ही करते हैं। इन कोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी कार्य का विभाजन इनके अंदर पाया जाता है।
कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्ण संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे मनुष्य के अंदर मैंने बताया था आपको, मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं। ये क्या करती हैं, इनके संकुचन और प्रसार से क्या होती है, शरीर में गति होती है। जैसे इस डायग्राम में हमने शो कर रखा है कि ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, यानी अपने इस तरीके से हाथों और पैरों से मूवमेंट करके गति कर रहा है। यानी इनकी जो ये मांसपेशीय कोशिकाएं होती हैं, इनके द्वारा ही इनके शरीर में क्या हो रही है, गति हो रही है। नेक्स्ट देखो बच्चों, तंत्रिका कोशिकाएं, ये क्या करती हैं, संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं तथा मस्तिष्क से शरीर के विभिन्न भागों तक उस संवेदना को लाती हैं। जैसे इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क के अंदर क्या होती हैं, यानी ये संवेदनाओं को पहुंचा देती हैं और इस मस्तिष्क के अंदर जो संवेदनाएं पहुंची हैं वो शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दी जाती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है बच्चों रक्त कोशिकाएं। ये क्या करती हैं, जैसे ऑक्सीजन है, भोजन है, हार्मोन है तथा अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। हम देखते हैं कि जो ब्लड होता है यानी जो रक्त होता है उसके अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आरबीसी, यानी जो आरबीसी हैं इनका पूरा नाम क्या आ जाएगा, लाल रक्त कणिकाएं। दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और उसके बाद में होती हैं बच्चों प्लेटलेट्स। अब हम देखें कि जैसे ये रक्त वाहिका है और इसमें ये तरल पदार्थ जो भरा होता है जिसे कहते हैं प्लाज्मा। इनके अंदर बच्चों जो हमारे रक्त का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, आरबीसी के कारण। यानी इनके अंदर क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं बच्चों वो क्या करती हैं, रोगाणुओं का भक्षण करती हैं, यानी रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं बच्चों, जैसे हमारे चोट लग जाती है तो चोट लग जाने के कारण जो रक्त का थक्का यानी जो चपड़ी जम जाती है वो किसके कारण जमती है, इन प्लेटलेट्स के कारण ही जमती है। यानी इससे क्या हो, रक्त ज़्यादा न बह पाए। और इस ब्लड के द्वारा ही बच्चों जैसे पोषक तत्व हैं, ऑक्सीजन है, हार्मोन्स हैं, ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे पादपों में, यानी जिस तरीके से मनुष्य का शरीर बहुकोशिकीय होता है वैसे ही क्या होता है, पादपों का शरीर भी बहुकोशिकीय होता है। पौधों में वाहक नलियों यानी संवहन ऊतक से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। उसके बाद में बच्चों हम ये देखते हैं, यानी हमने कहा कि ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का जो समूह होता है वो ही क्या होता है, ऊतक होता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर ऊतक का अध्ययन किया जाता है उसे बच्चों कहा जाता है औतिकी या फिर इंग्लिश में उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। यानी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊतकों का अध्ययन किया जाता है औतिकी कहते हैं या फिर इंग्लिश में इसे कहा जाता है हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट देखो बच्चों, ऊतक, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि ऊतक की परिभाषा क्या होगी। यानी हमने कहा ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिकाओं का समूह, लेकिन कैसी कोशिकाओं का समूह होगा, ऐसी कोशिकाओं का समूह जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान हो और साथ में ही वो क्या करें, कार्य भी समान करें। तो ऐसी कोशिकाओं का जो समूह होता है बच्चों वही क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। अब ऊतक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। यानी पादप कोशिकाओं का जो समूह होगा वो तो मिलकर बनाएगा पादप ऊतक और जंतु कोशिकाओं का समूह होगा वो क्या बनाएगा, जंतु ऊतक का निर्माण करता है। तो हम यहाँ इसकी परिभाषा देखेंगे, कैसे लिखेंगे, एक ही प्रकार की संरचना तथा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, यानी ऊतक को बच्चों इंग्लिश में क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। और ये 2 प्रकार के हो गए, पादप ऊतक जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्लांट टिश्यू और जंतु ऊतक जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एनिमल टिश्यू। नेक्स्ट देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। तो बच्चों हम देखते हैं कि पादप क्या होता है, अपनी जगह पे स्थिर रहता है, यानी वो मूवमेंट नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसके लिए भोजन के लिए भी उसके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो अपना भोजन खुद बना लेता है। और इसी के साथ इसके अंदर क्या होता है कि ये जो होते हैं वो प्लांट होता है वो संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है, यानी उनके अंदर क्या पाई जाती है, यानी इस ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो
मृत होती हैं और वो जीवित ऊतकों के भांति क्या करती हैं, यांत्रिक शक्ति प्रदान करती हैं, यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करती हैं। उसके अलावा बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि जो पादप होते हैं उनके अंदर क्या होती है, वृद्धि वो एक सीमित क्षेत्र के अंदर होती है और इसके अंदर कुछ ऊतक ही होते हैं जो जीवन भर विभाजित होते रहते हैं और उस क्षेत्र के विभाजन की क्षमता पर डिपेंड करता है, यानी उस पर ये आधारित होते हैं। इसी तरीके से बच्चों जंतु ऊतक होते हैं, लेकिन जंतुओं को तो हमें ध्यान है कि उनको भोजन के लिए, आवास के लिए या अपने साथी के लिए क्या करना पड़ता है, मूवमेंट करनी पड़ती है, गति करनी पड़ती है और उसके लिए उसके अंदर ऊर्जा भी ज़्यादा खर्च होती है प्लांट के कंपैरिजन में। तो इसी अकॉर्डिंग उनके अंदर क्या होती है, जो वृद्धि होती है वो एक समान होती है उनकी कोशिकाओं के अंदर, जंतु के अंदर, और उसी कारण उसके अंदर विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्र है उसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। और उसकी जो पादप ऊतक होता है, ये हमने कहा कि इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, लेकिन जंतु ऊतक जो होता है बच्चों, उसकी अधिकांशतः कोशिकाएं कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। अब हम यहाँ इसको लैंग्वेज के रूप में देखते हैं कैसे लिखेंगे। पौधे स्थिर होते हैं, वह गति नहीं करते, क्योंकि यह अपना भोजन एक स्थान पर स्थिर रहकर ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अब हमने यहाँ प्रकाश संश्लेषण शब्द काम में लिया, तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है, जैसे ये कोई प्लांट है, इस तरीके से हमने ये डायग्राम बना दिया और इस प्लांट के ये इसकी रूट हो गई यानी जड़ हो गई, और सपोज करो ये इस प्लांट की हमने एक क्या ले ली, पत्ती ले ली। अब इस पत्ती का जो हरा रंग होता है बच्चों, वो किसके कारण होता है, क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण होता है। अब ये जो हरे रंग का जो पिगमेंट क्लोरोफिल होता है ये, और ये क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में उसकी उपस्थिति के अंदर अपना भोजन खुद तैयार करता है। ये करेगा क्या, यानी इस पत्ती के ऊपर छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं वो क्या करते हैं, वायुमंडलीय कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है उसको अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो जड़ होती हैं बच्चों वो क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया जो जल है वो इस क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ये भोजन तैयार करने की प्रक्रिया ही बच्चों क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसलिए हमने कहा कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा एक स्थान पर स्थिर रह के अपना भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, उनके अधिकांश ऊतक सहारा देने वाले होते हैं तथा पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, अधिकांश पादप ऊतक मृत होते हैं। यह मृत ऊतक जीवित ऊतकों के समान ही यांत्रिक शक्ति प्रदान करने का काम करते हैं तथा उन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है बच्चों, पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है। पौधों में कुछ ऊतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं। ये ऊतक पौधे के निश्चित भाग में ही पाए जाते हैं जो ऊतक के विभाजित होने की क्षमता पर आधारित होता है। तो ये सारे किसके विशेषताएं हैं, पादप ऊतक की। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं जंतु ऊतक। तो हमने कहा जंतु जो होते हैं वो जैसे आवास के लिए, भोजन के लिए, साथी के लिए, सबके लिए क्या करता है, यानी इधर उधर मूवमेंट करता है। और हम लिखेंगे जंतु भोजन, साथी, आवास की तलाश में चारों ओर घूमते हैं, यानी मूवमेंट करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। पौधों की तुलना में जंतु अधिक ऊर्जा खर्च करते हैं। इन ऊतकों का अधिकांश जो भाग होता है बच्चों वो क्या होता है, जीवित होता है। जंतु में कोशिकाओं की वृद्धि एक समान होती है, इसलिए विभाज्य और अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो ये किसकी विशेषताएं आएगी, जंतु ऊतक की। उसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं पादप ऊतक के प्रकार। पादप ऊतक जो होते हैं यानी इनका शरीर क्या होता है, पादप ऊतक का मतलब क्या है, यानी पादप कोशिकाओं का जो समूह होगा वही क्या कहलाता है, पादप ऊतक कहलाता है। और ये पादप ऊतक होते हैं बच्चों, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विभज्योतक ऊतक और दूसरा होता है स्थायी ऊतक। जो विभज्योतक ऊतक होता है बच्चों, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और स्थायी ऊतक को कहा जाता है परमानेंट टिश्यू। तो ये फर्दर डिवाइड किए गए हैं। जो विभज्योतक ऊतक होता है उसको पोजीशन के अकॉर्डिंग यानी स्थिति के अकॉर्डिंग वापस से 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया गया। शीर्षस्थ विभज्योतक यानी जिसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू। दूसरा है पार्श्व विभज्योतक यानी लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा है बच्चों अंतर्वृष्ट या फिर इसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो परमानेंट टिश्यू है बच्चों उसको भी वापस से दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया, सरल स्थायी ऊतक या फिर इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और दूसरा है बच्चों जटिल स्थायी ऊतक या फिर इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो इस तरीके से पादप ऊतक है उनको क्लासिफाई करा गया है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे हमने कहा विभज्योतक ऊतक। ये जो विभज्योतक ऊतक होता है बच्चों ये क्या होता है, जैसे हमने कहा कि कोई बीज है, बीज से क्या बनता है, पौधा बनता है, और उस पौधे से क्या बन जाता है, ट्री बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या कर देता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी प्लांट की ग्रोथ को करता है। इसके बाद में अगर हम इस डायग्राम से समझें बच्चों, तो हमने दो जार लिए और दोनों जार के अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, और उसके अंदर हमने प्याज डुबो दिया, जिसके अंदर उसकी जड़ें हैं वो इस पानी के अंदर डूबी हुई हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या होगा कि इसकी जो जड़ें होंगी बच्चों उनकी कोशिकाओं के अंदर क्या पाया जा रहा है, विभज्योतक ऊतक की कोशिकाएं हैं। और ये विभज्योतक ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों उनके अंदर लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, और लगातार विभाजित होने के कारण इस प्याज की जो जड़ें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। और ये क्या है, प्याज की मूल में वृद्धि को शो कर रखा है। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि जो विभज्योतक ऊतक होता है उसकी परिभाषा क्या होगी और किस तरीके से उसको विभज्योतक ऊतक कहा गया, ये हम यहाँ देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो विभज्योतक ऊतक होता है इस विभज्योतक ऊतक के अंदर बच्चों ये क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है। और ग्रीक भाषा के अंदर बच्चों इसे जैसे ये मेरिस्टेम कहा जाता है, ये ग्रीक भाषा के शब्द मेरिस्टोस से बना है, और मेरिस्टोज से ही क्या बना है, मेरिस्टेम बना है। अब जो मेरिस्टोज होता है बच्चों उसका अर्थ होता है विभाजनशील। यानी इसके अंदर क्या होगा बच्चों कि जो विभज्योतक ऊतक होता है उसके अंदर ग्रीक भाषा के शब्द मेरिस्टोज से बना है, और जिसे आगे बना है मेरिस्टेम। यानी मेरिस्टोज का जो अर्थ होता है बच्चों वो होता है विभाजनशील, यानी इसकी कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या होती है, विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और शब्द मेरिस्टेम बच्चों किसने दिया था, नगेली ने दिया था। और मेरिस्टेम जो विभज्योतक ऊतक है उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि विभज्योतक ऊतक होता है उसकी कोशिकाओं में लगातार विभाजित होने की क्षमता पाई जाती है। अगर हम देखें बच्चों, जैसे हमने कहा एक पादप है, अब इस पादप को हम जैसे ही उगाते हैं, यानी बीज उगाने के लिए हमने क्या करा, एक निषेचित अंडा ले लिया। अब बच्चों ये निषेचित अंडा या फिर इसे हम युग्मनज भी कहते हैं। अब बच्चों इसे इंग्लिश में जिसे क्या कहेंगे हम, जाइगोट। अब इस जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो यानी भ्रूण बनता है। और बच्चों जब भ्रूण से पादप बनता है तो क्षेत्र विशेष में ही विभाजन की क्षमता पाई जाती है। और बच्चों ये जो क्षेत्र विशेष होता है यही क्या होता है, विभज्योतक क्षेत्र। और ये प्लांट के अंदर कहाँ पाया जाता है, यानी पादप के
तने व जड़ के शीर्ष पर उपस्थित होता है और क्या करता है, पादप की वृद्धि करता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो विभज्योतक उत्तक होता है, यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये ग्रीक भाषा के शब्द मेरिस्टोस से बना है। और मेरिस्टोस से क्या बना है, यानी इंग्लिश में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, तो मेरिस्टेम बना है। और मेरिस्टोस का जो अर्थ होता है बच्चों, वो होता है विभाजनशील, यानी इस उत्तक की कोशिकाएं होंगी वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इस तरीके से बच्चों इस उत्तक की जो कोशिकाएं होंगी उनके अंदर सेल साइकिल यानी कोशिका चक्कर होता है वो लगातार बना रहता है। जो मेरिस्टेम शब्द है बच्चों वो दिया था नेगेली ने। अब हमने कहा कि जैसे प्लांट को हम जब उगाते हैं तो हमने कहा कि निषेचित अंडा या युग्मनज है, उससे क्या बनता है, भ्रूण या एम्ब्रियो बनता है। और भ्रूण से जब पादप बनता है तो क्षेत्र विशेष में ही विभाजन की क्षमता पाई जाती है, बाकी क्या हो जाती है, विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। और जिस क्षेत्र विशेष में ये विभाजन की क्षमता पाई जाती है बच्चों, उसे कहा जाता है विभज्योतक क्षेत्र। और ये विभज्योतक क्षेत्र होता है बच्चों, ये प्लांट के तने और जड़ के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है और उससे क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है, यानी पादप की वृद्धि होती है। उसके बाद में आगे हम देखेंगे इसकी विशेषताएं, यानी जो विभज्योतक उत्तक है उसके अंदर क्या होता है बच्चों कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गोलाकार, अंडाकार या फिर आयताकार होती हैं, लेकिन होती हैं समव्यासी यानी आइसोडायमेट्रिक होती हैं। इसलिए इनके बीच में क्या नहीं पाया जाता, रिक्त स्थान नहीं पाया जाता। इसके साथ में इनके अंदर क्या होता है कि कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है और जो सेलुलोज प्रेजेंट होता है वो होता है प्राथमिक कोशिका भित्ति, लेकिन इनके अंदर सेकेंडरी सेल वॉल होती है यानी द्वितीय कोशिका भित्ति होती है वो अनुपस्थित होती है। इनका जो कोशिका द्रव्य होता है वो सघन होता है, गाढ़ा होता है और इसके अंदर स्पष्ट रूप से केंद्रक पाया जाता है, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो कोशिका विभाजन होता है उसकी सभी तैयारियां केंद्रक के द्वारा होती हैं और जो केंद्रक होता है वो इनके अंदर वेल डेवलप्ड यानी पूर्ण रूप से विकसित होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। इसीलिए कोशिकाओं में लगातार विभाजन की क्षमता पाई जाती है। इसी के साथ साथ बच्चों इसके अंदर या तो क्या होते हैं, हरित लवक तो अनुपस्थित होते हैं और अगर उपस्थित भी होते हैं तो वो प्रोप्लास्टिड यानी प्राक लवक के रूप में पाए जाते हैं। और प्राक लवक का मतलब क्या है कि लवक बनने से पहले की तैयारी होती है। इनके अंदर क्या होता है बच्चों, जैसे गोल्जी काय है या फिर इसके साथ में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो बहुत कम विकसित होते हैं और अगर विकसित होते हैं तो उन कोशिकाओं के अंदर विकसित होते हैं जो मेटाबॉलिक रूप से क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव होती हैं उन माइटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंस की वजह से, यानी उनके अंदर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक हो जाती है जिसके कारण इनकी कोशिकाएं क्या रहेंगी, एक्टिव रहेंगी। इसी के साथ बच्चों इनके अंदर क्या होता है कि जो रिक्तिकाएं होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। क्यों? क्योंकि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो सिर्फ क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ करता है, यानी उनके अंदर ये नहीं होता कि ये प्लांट को ना तो सहारा प्रदान करता है ना ही प्लांट को भोजन प्रदान करता है, ये सिर्फ क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, रिक्तिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो आगे हम देखेंगे इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, विभज्योतक उत्तक की विशेषताएं। यह अविभेदित उत्तक होता है यानी अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू है। इसके अंदर क्या होता है, कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है वो लगातार बनी रहती है, यानी नई कोशिकाएं लगातार बनती रहती हैं जिसके कारण इनका जो सेल साइकिल है, इन कोशिका चक्र है वो लगातार बना रहता है। यह अविभेदित उत्तक है जिसमें विभाजन की क्षमता बनी रहती है, अर्थात कोशिका चक्र लगातार बना रहता है। इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती हैं बच्चों वो इमैच्योर यानी अपरिपक्व होती हैं, उनके अंदर विभाजन की क्षमता बनी रहती है। इस उत्तक की कोशिकाएं अपरिपक्व होती हैं। इस उत्तक की कोशिका पतली भित्ति युक्त होती है जो सेलुलोज से निर्मित होती है। इन कोशिकाओं में केवल प्राथमिक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, ध्यान रखना, द्वितीय कोशिका भित्ति होती है वो नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कोशिकाओं के बीच में स्थान अनुपस्थित होता है, यानी अगर हमने कहा कि जो उत्तक होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह होता है। इस तरीके से हमने कहा कि इस तरीके से कोशिकाएं अरेंज होती हैं, तो इनके बीच बीच में जो स्थान पाया जाता है ना वो स्थान इनके अंदर
नहीं पाया जाता, यानी एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, बिल्कुल सटकर जुड़ी हुई होती हैं, समव्यासी होती हैं, यानी आइसोडायमेट्रिक होती हैं। सटकर जुड़ी कोशिकाएं यानी समव्यासी यानी समान व्यास की होती हैं। कोशिकाएं गोल, अंडाकार या फिर आयताकार हो सकती हैं। कोशिका द्रव्य सघन यानी गाढ़ा काफ़ी मात्रा में होता है और नाभिक होता है वो बड़ा होता है और स्पष्ट होता है। संचित भोजन अनुपस्थित होता है क्योंकि इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती। उसके बाद में आता है बच्चों, इन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे अधिक होती है, जिनके अंदर क्या पाया जाता है, उपापचयी क्रियाएं होने के कारण ये अधिक सक्रिय होती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, विभज्योतक उत्तक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं। जैसे प्लांट है उसके जो वृद्धि वाले जो भाग होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें बच्चों, तो जैसे ये क्या है, ये प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये तो हो गया सूट सिस्टम, और इसके नीचे वाले जो ग्राउंड पार्ट के नीचे की तरफ होती हैं जो जड़ें हैं, ये क्या हो जाएगा, रूट सिस्टम हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये जो क्या होता है, तने के और जड़ के शीर्ष भाग पर या फिर कैम्बियम पर उपस्थित होता है, जहाँ क्या होती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। अब हमने कहा कि जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो भी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है, 3 प्रकार का होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जिसे हम हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक। दूसरा आता है बच्चों अंतर्वृष्टि विभज्योतक या फिर इंग्लिश में कहते हैं हम इसे इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और तीसरा है बच्चों पार्श्व विभज्योतक या इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हमने कहा कि प्लांट के अंदर बच्चों 2 प्रकार की ग्रोथ होती है। एक होती है प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, उससे क्या होती है, प्लांट की लंबाई बढ़ती है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है बच्चों, उससे प्लांट की चौड़ाई बढ़ती है। तो हमने यहाँ 3 पार्ट पढ़े, यानी शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्वृष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शीर्षस्थ विभज्योतक जिसे कहते हैं एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये प्लांट के तने और जड़ के शीर्ष भाग पर पाया जाता है। और ये क्या करेगा, यानी प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी प्राथमिक विभज्योतक उत्तक होता है और इसके द्वारा प्लांट की लंबाई में वृद्धि होती है। उसके बाद में बच्चों दूसरा आता है अंतर्वृष्टि विभज्योतक या जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होता है, जैसे तने के पारों के नीचे, यानी हमने कहा जैसे ये तना है और इस तने से ये क्या है, लीव यानी पत्ती जुड़ी हुई है। अब ये पत्ती जहाँ से जुड़ी हुई है वो इसकी क्या हो गई, परव संधि हो गई। और इनके बीच में यानी 2 परव संधियों के बीच में क्या होता है, इंटरनोड होते हैं, यानी पर्व होते हैं। अब इनके द्वारा क्या होता है बच्चों कि ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है यानी अंतर्वृष्ट विभज्योतक उत्तक होता है, वो तने के पर्व के नीचे, जैसे घास है और बांस है, इसी तरीके से गन्ना है, उनके अंदर उपस्थित होता है। लेकिन परव संधियों के नीचे जैसे पुदीना है उनके अंदर पाया जाता है। इसी तरीके से पत्ती के आधार के नीचे जैसे पाइनस है उनमें ये उपस्थित होता है। और इससे क्या होता है बच्चों, यानी ये होता क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, अंतर्वृष्टि यानी बीच बीच में। ये क्या होता है, स्थायी उत्तकों के बीच बीच में पाया जाता है, लेकिन अपनी विभाजन की जो क्षमता होती है उसको लगातार बना के रखता है। और एक प्रकार से ये शीर्षस्थ विभज्योतक है उससे ही अलग हुआ है। और इसके बाद में इनके अंदर क्या होगा कि जो ये क्या होगा, एक प्रकार से ये भी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यानी प्राथमिक विभज्योतक उत्तक है और प्राइमरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इनकी क्रियाशीलता के कारण, यानी इस उत्तक की कोशिकाओं की क्रियाशीलता के कारण भी प्लांट में क्या होता है, लंबाई में बढ़ोतरी होती है, यानी इसके द्वारा भी क्या होती है, पादप की लंबाई बढ़ती है। उसके बाद में बच्चों थर्ड हमने देखा पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो तना है यानी प्लांट का, उसके अंदर क्या हो, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो गई, तो उस अनुलंबित जो अक्ष है उसके लैटरल साइड में ये उपस्थित होता है, यानी पार्श्व में उपस्थित होता है। और ये बच्चों केवल उत्पत्ति के अकॉर्डिंग तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लेकिन अधिकांशतः ये क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के कारण बच्चों ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और सेकेंडरी ग्रोथ से क्या होता है, प्लांट की मोटाई बढ़ती है। तो इस उत्तक के कारण क्या होता है बच्चों, प्लांट की मोटाई बढ़ जाती है। तो इस तरीके से जो विभज्योतक उत्तक होते हैं उनके ये 3 प्रकार
होते हैं जिनका आगे हम अध्ययन करेंगे। स्थिति के आधार पर विभज्योतक 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसे इंग्लिश में हमने कहा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसको मैंने बताया कि पादप के तने और जड़ के शीर्ष भाग पर यानी टिप पार्ट पे ये उपस्थित होते हैं और लंबाई को बढ़ाने में सहायक होते हैं। और इनके अंदर क्या होती है, यानी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के कारण प्राइमरी ग्रोथ होती है और उससे पादप लंबाई में बढ़ जाता है। तो शीर्षस्थ विभज्योतक तने व जड़ के शीर्ष पर उपस्थित होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। नेक्स्ट है बच्चों पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये क्या होता है, पार्श्व विभज्योतक या कैम्बियम तने व जड़ के परिधि में स्थित होता है, यानी ये जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्स होती है उसके लेटरल साइड में स्थित होता है और एक प्रकार से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और इससे प्लांट की मोटाई बढ़ जाती है, यानी ये मोटाई में वृद्धि करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों अंतर्वृष्टि विभज्योतक, और अभी मैंने बताया अंतर्वृष्टि यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये स्थायी उत्तकों के बीच बीच में पाया जाता है और क्या करता है, यानी स्थायी उत्तकों के बीच में जरूर पाया जाता है लेकिन इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और इसके द्वारा क्या होगा, यानी प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने के कारण प्राइमरी ग्रोथ होगी और प्राइमरी ग्रोथ होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो उत्तक होता है ये भी पादप की लंबाई में वृद्धि करने के लिए सहायक होता है। अंतर्वृष्टि विभज्योतक पत्तियों के आधार पर टहनियों की परव संधियों के दोनों ओर स्थित होता है और यह इन भागों की वृद्धि करता है, यानी इनकी लंबाई को बढ़ा देता है। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं विभज्योतक उत्तक के कार्य। तो हमने कहा विभज्योतक उत्तक जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, यानी इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजित होती रहती हैं और विभाजित होकर क्या करती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं, क्योंकि इनके अंदर जो सेल साइकिल होता है वो लगातार बना रहता है। इसी की वजह से इनके अंदर क्या होती है, पादप की लंबाई और मोटाई होती है वो बढ़ जाती है और इसीलिए हम कहते हैं कि पादप की वृद्धि के लिए ये उत्तक रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका कार्य हम क्या लिखेंगे, इस उत्तक की कोशिकाएं लगातार विभाजित होती रहती हैं और नई कोशिकाएं पैदा करती हैं तथा पादपों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करती हैं। तो एक बार बच्चों जो हमने पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि शरीर होता है, चाहे पादप हो और चाहे जंतु हो, सबका किनसे बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए हमने कोशिकाओं को क्या कहा, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, यानी ये क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। उसके बाद में हमने पढ़ा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव अपने सभी कार्य एक ही कोशिका के द्वारा करते हैं और बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी अलग अलग कोशिकाओं का समूह मिलकर उत्तक और उत्तक से अंग और अंग से अंग तंत्र, यानी हमने कहा था कि जैसे सबसे पहले क्या होता है, जैसे कोशिका होती है और इन कोशिकाओं के समूह के द्वारा ही किसका निर्माण होता है बच्चों, उत्तक का निर्माण होता है और उत्तक से फिर क्या बनते हैं, यानी उत्तक तंत्र बनते हैं और उत्तक तंत्र से बच्चों क्या बनते हैं, अंग बनते हैं और अंग से अंग तंत्र और अंग तंत्र से ही बच्चों क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है। इसीलिए हमने कहा कि जो कोशिका होती है वो हमारे शरीर की फंडामेंटल यूनिट होती है, चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो उत्तक होते हैं उनकी परिभाषा क्या होगी, यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह जो कार्य की दृष्टि से, उत्पत्ति की और संरचना की दृष्टि से समान हो, ऐसा कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। उसके बाद में बच्चों हमने पादप उत्तक और जंतु उत्तक की विशेषताओं का अध्ययन करा और फिर हमने पादप उत्तक के प्रकार यानी उनको क्लासिफाई करा, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हमने कहा विभज्योतक उत्तक और दूसरा परमानेंट टिश्यू यानी स्थायी उत्तक। फिर विभज्योतक उत्तक है उसको पोजीशन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हमने कहा शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसे हमने कहा पार्श्व विभज्योतक और थर्ड हमने कहा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या जिसे हमने कहा अंतर्वृष्टि विभज्योतक उत्तक। और इसी तरीके से बच्चों जो स्थायी उत्तक था वो भी सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर डिवाइड कर दिया गया। फिर हमने बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, शब्द मेरिस्टेम किसने दिया था और
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है और उनकी कोशिका भित्ति होती है वो पतली होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है। इनके अंदर हरित लवक होते हैं, वो या तो एब्सेंट होते हैं या फिर प्राक लवक के रूप में उपस्थित होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं, यानी बिल्कुल सटकर जुड़ी हुई होती हैं, आइसोडायमेट्रिक होती हैं, गोलाकार, अंडाकार या आयताकार हो सकती हैं। इनके अंदर जो केंद्रक होता है वो स्पष्ट रूप से पाया जाता है। ये सब विशेषताएं हमने इनकी पढ़ी। और इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों, इनके अंदर क्या नहीं पाई जाती, रिक्तिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जिनकी वजह से ये भोजन का संग्रह करने का काम नहीं करते हैं। और ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी पादप की वृद्धि वाले भागों के अंदर ही क्या पाए जाते हैं, विभज्योतक, उत्तक पाए जाते हैं, और जिसको हमने स्थिति के अकॉर्डिंग 3 भागों में डिवाइड करा है। अब उसके बाद में बच्चों हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, उत्तक क्या है, यानी हमने उत्तक की परिभाषा बतानी है। यानी ऐसी कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य की दृष्टि से समान होता है वो क्या कहलाता है, उत्तक कहलाता है। तो हम आंसर लिखेंगे, उत्तक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, उत्पत्ति तथा कार्य समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुकोशिक जीव में उत्तकों का क्या उपयोग है। यानी हमने कहा बहुकोशिकीय जीव, यानी जिनका शरीर क्या होता है, लाखों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं बच्चों, उनके अंदर क्या होता है कि अलग अलग कार्य करने के लिए कोशिकाओं का समूह होता है, वो उत्तक का निर्माण करता है। जैसे श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोशिकाओं का समूह हो गया, पाचन तंत्र से रिलेटेड कोशिकाओं का समूह हो गया, और इसी तरीके से उत्सर्जन तंत्र, ये सब अलग अलग होते हैं। यानी इनके अंदर श्रम विभाजन पाया जाता है, और पार्टिकुलर जो कोशिकाओं का समूह होता है वो किसी विशिष्ट कार्य को ही करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे कि बहुकोशिकीय जीवों में उत्तक संरचनात्मक शक्ति तथा यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, श्रम विभाजन करते हैं तथा अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या पाया जाता है, कार्य का विभाजन पाया जाता है। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट के अंदर उत्तक और उसके अंदर पादप उत्तक, जिसके अंदर हमने पहला प्रकार विभज्योतक उत्तक का अध्ययन करा। तो बच्चों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा, और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट के अंदर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।